अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बुक का बेटा चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बात करनी है इकोनॉमिक चैलेंजेस की फेसिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक बिजनेस। वो तमाम चैलेंजेस जो पूरी दुनिया में काम करने वाले बिजनेसेस को जो है वो फेस करने पड़ते हैं, इसमें हम उन तमाम के तमाम चैलेंजेस की जो है वो बात करेंगे। अगर हम अपने चैप्टर का स्टार्ट देखें तो जो हमारे चैप्टर का स्टार्ट है बेटा वो इकोनॉमिक्स से हो रहा है। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में हम जितनी भी बात करेंगे वो सारी की सारी हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को कौन कौन सी चीजों को जो है वो फेस करना पड़ सकता है। इकोनॉमिक्स यहाँ पर डिफाइन करती है एनालिसिस ऑफ चॉइस पीपल एंड गवर्नमेंट मेड इट एलोकेटेड रिसोर्सेज। कहता है बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, हल निकालते हैं अवाम जो चाह रही होती है उस चीज का, और इसमें गवर्नमेंट को भी देखा जाता है और गवर्नमेंट दोनों अवाम क्या चाह रही है और गवर्नमेंट क्या चाह रही है, मेक इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। और इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको सामने रखते हुए हम लोगों ने हर चीज का जो है वो फैसला करना होता है। इसमें जो दो मेन पॉइंट हमारे सामने आते हैं उनमें मेन पॉइंट्स में सबसे पहले नंबर पे पॉइंट आता है डिमांड। बेटा डिमांड की अगर बात की जाए तो डिमांड जिसके बारे में आसान अल्फाज में यह कहा जाता है कि डिमांड बेसिकली उर्दू मतलब इसका तलब होता है, लेकिन जब भी डिमांड की बात की जाती है तो डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इसके अंदर दो चीजों का ख्याल रखना होता है। नंबर वन विलिंगनेस, विलिंगनेस को आसान अल्फाज में हम डिजायर भी कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर वो कहता है जी विलिंगनेस होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए किसी चीज को खरीदने की, एंड एबिलिटी टू कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइस। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर वो शख्स जो उन चीजों को खरीदना चाहता है क्या उसके खरीदने की उसके अंदर इतनी ताकत है, यानी कि उसके पास इतने पैसे अवेलेबल है, तो तब वो आपकी बेटा डिमांड बनेगी। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है, एक तो हो गई विलिंगनेस। अब अदर पॉइंट क्या था, एबिलिटी टू परचेज, क्या खरीदने के लिए मेरी जेब में पैसे भी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मैं कोई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ख्वाहिश है, लेकिन मेरी पॉकेट में पैसे नहीं है, तो बेटा ये कभी भी डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड तभी बनेगी जब मेरी पॉकेट में उस चीज को खरीदने के लिए पैसे भी हो और वो चीज मैं खरीदना चाहता भी हूं। अगले नंबर पे जो पॉइंट है उसका नाम है सप्लाई। सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो सप्लाई की आसान डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं इसमें हम लोग बात करते हैं उन चीजों या खिदमात की सर्विसेज की फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं बिकने के लिए मुख्तलिफ कीमतों के ऊपर। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास पॉइंट आता है उस पॉइंट का नाम है विद द नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स की बेटा दो तरह की हमारे पास जो है वो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी हमारे पास होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम लोग माशरे में बात कर रहे हैं किसी एक शख्स को लेकर या किसी एक फैमिली को लेकर या किसी एक बिजनेस को, अगर आप देखें तो मैंने तीनों वर्ड्स में वर्ड क्या कॉमन यूज किया है, किसी एक की मैं बात कर रहा हूं, किसी एक शख्स या किसी एक फैमिली या किसी एक बिजनेस को लेकर, तो देन बेटा ये आप लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं स्मॉल लेवल के ऊपर, छोटे पैमाने के ऊपर। अगर हम चीजों को हम अपनी रीड कर रहे हैं तो या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग देख रहे हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। जबकि दूसरी जो टाइप हमारे पास आती है उस टाइप का नाम होता है विद द नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी बात की जाती है तो उसमें मुल्की लेवल की बात की जाती है, उसमें कोई एक शख्स या कोई एक फैमिली या कोई एक बिजनेस नहीं होता, बल्कि हर शख्स, हर बिजनेस और हर जो है वो बंदा उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में लिखा भी है, कहता है स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स, इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स फैमिलीज एंड बिजनेसेस। कहता है ये बेसिकली स्मॉल हमारे जो है वो यूनिट्स होते हैं जिनकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। जिनकी हम स्टडी करते हैं उनमें हमारे पास कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकते हैं, उसके अलावा कोई फैमिलीज हो सकती हैं और साथ में कोई बिजनेसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे अगर हम अपने ऊपर वाले टॉपिक इकोनॉमिक्स को इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी हमने बात की थी डिमांड और सप्लाई की। अब डिमांड और सप्लाई को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर दो। डिमांड अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी है कि डिमांड जिसमें हम दो चीजों को देखते हैं, विलिंगनेस को देखते हैं कि क्या अगला उस चीज को लेना चाह रहा है कि नहीं लेना चाह रहा, खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता है, पहले इसकी ख्वाहिश होनी चाहिए, जिसके लिए विलिंगनेस का वर्ड मैंने आपको सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बताया था। विलिंगनेस के बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो मेन पॉइंट आप लोगों का इसके अंदर आता है वो आप लोगों की होती है परचेज, कि क्या कंज्यूमर उसके अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी टू परचेज के वो उसको खरीद सकता है। तो बेटा जो प्राइस और डिमांड होती है हमेशा इनके दरमियान जो रिलेशन पाया जाता है वो नेगेटिव होता है। अगर किसी भी चीज की प्राइस के अंदर इजाफा होता है तो बेटा उसकी कीमत के अंदर कमी हो जाती है। अगर किसी भी चीज की कीमत के अंदर कमी हो तो ऑन द अदर हैंड उसकी प्राइस के अंदर क्या हो जाता है, वहां पर इजाफा हो जाता है। अब डिमांड कर्व जो होती है बेटा अगर उसकी बात करूं, कहता है शो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बायर विल परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। कहते हैं अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम उस कीमत की बात कर रहे थे जिसके ऊपर ग्राहक मार्केट से चीजों को मुख्तलिफ कीमतों के ऊपर क्या कर रहा है, खरीद रहा है।
तो जो फर्स्ट डायग्राम आप लोगों को लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आ रही है, ये डिमांड की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, जिसके अंदर ये लाइट से ब्राउन से कलर की या ऑरेंज कलर की आप कह सकते हैं कि लाइन इसके अंदर शो करवाई गई है। हमेशा डिमांड और प्राइस का चूंकि नेगेटिव रिलेशन होता है, सो डैट इनकी जो डायग्राम भी बनती है वो नेगेटिव स्लोप को शो करती है। नेगेटिव स्लोप कहते हैं ऐसी डायग्राम जो ऊपर से नीचे की तरफ को जो है वो आ रही हो। अब इसमें हम लोगों ने बात करनी है यहाँ पर डिमांड कर्व को लेकर कि अगर ड्रिवन बाय वैरायटीज ऑफ फैक्टर्स, इसमें बेशुमार फैक्टर्स जो हैं वो हमारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से डिमांड कर्व के ऊपर जो है वो बेटा फर्क पड़ जाता है। लाइक उसमें एक हमारे पास जो फैक्टर आता है उस फैक्टर का नाम है प्राइस। सेकंड हमारे पास आ जाता है इसके अंदर कंपटीशन, के जो हमारे कंपेटिटर्स मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। फिर लार्ज इकोनॉमी, उसके बाद इवेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर कंज्यूमर प्रेफरेंस। बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी चीज की प्राइस के अंदर इजाफा होता है तो उसकी जो डिमांड कर्व होती है वो हमेशा आगे की तरफ का मूव होगी, वो कभी पीछे की तरफ का मूव नहीं होगी। अगर आप अपनी सेकंड डायग्राम देखें तो सेकंड डायग्राम के अंदर आपको ये चीज बताई भी हुई है कि अगर किसी भी चीज की प्राइस के अंदर चेंज आती है तो प्राइस में चेंज आने की वजह से हमेशा उसकी डिमांड कर्व कहां पर मूव होगी, अपवर्ड, यानी कि आगे की तरफ को वो शो होती है। अभी मैंने आपको बताया भी इसमें बेशुमार फैक्टर्स जो हैं वो हमारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिमांड कर्व जो है उसके अंदर इफेक्ट पड़ता है। इसमें सम टाइम जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनकी तादाद के अंदर अगर इजाफा हो जाए तो उसकी वजह से फर्क आ जाता है। कंज्यूमर की इनकम की वजह से आ जाता है, जिसे हम बायर का भी नाम देते हैं। अगर उसकी इनकम में चेंज आती है तब भी इसके अंदर चेंज आता है, और बेशुमार फैक्टर्स जो है वो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर चेंज आ जाता है। सेकंड, हम लोगों ने अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर बात की थी सप्लाई को लेकर। सप्लाई कर्व की बात की जाए तो सप्लाई कर्व के बारे में वो यहाँ पे बताता है, कहता है शो द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्राइसेस एंड द क्वांटिटी दैट सेलर विल ऑफर टू सेल। कहता है इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप को शो करता है कि मुख्तलिफ कीमतों के ऊपर जो चीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, या जो मिकदार मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सेलर जो है वो बेचने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। कहता है रिगार्डलेस ऑफ डिमांड, इसका ताल्लुक ना कभी भी डिमांड के साथ नहीं होता। रीजन क्या है कि जो सप्लाई है और जो प्राइस है इनका हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर किसी भी चीज की प्राइस के अंदर इजाफा होगा तो मार्केट के अंदर वो चीज आप लोगों को ज्यादा नजर आएगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर किसी भी चीज की प्राइस के अंदर कमी होगी तो मार्केट के अंदर वो चीज भी आप लोगों को कम नजर आएगी। तो बेसिकली जो डिमांड और सप्लाई अगर दोनों की बात करें तो दोनों का प्राइस के साथ जो रिलेशन है वो रिवर्स में आता है। अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई पॉजिटिव हमेशा रहती है, प्राइस में इजाफा तो सप्लाई में इजाफा, प्राइस में कमी तो सप्लाई में कमी। लेकिन अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड में हम लोग ने ये बात की थी कि अगर प्राइस में इजाफा होता है तो सप्लाई में कमी हो जाती है, और अगर आप लोगों की प्राइस के अंदर जो है वो कमी हो जाए तो डिमांड के अंदर जो है वो आप लोगों के इजाफा हो जाता है। तो इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है वो स्लाइड है जिसमें हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं दैट पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बेसिकली ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई की कर्व दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं। यहाँ पर बेटा आप लोगों को रेड कलर के साथ जो है वो डिमांड की कर्व शो की गई है, और जो स्काई ब्लू कलर है इस कलर के साथ आप लोगों को सप्लाई की कर्व शो की गई है। अगर आप देखें तो इसके दरमियान में आप लोगों को एक स्पॉट डॉट सा नजर आ रहा होगा जिसके आगे लिखा भी हुआ है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब ये है कि अगर हम इस प्राइस से कम अपनी सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे तो देन हम मार्केट की डिमांड जो है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मार्केट की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम इतनी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। तो दैट्स अ थिंग जिसको हम लोग नाम देते हैं कि ये सारी की सारी आप लोगों की यहाँ पर कहलाती है मार्केट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है जिसका मैंने आप लोगों को पहले ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऊपर दे दिया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसकी बात की जाए तो इसमें हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें पूरी दुनिया को लेकर हम लोग अपनी यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कोई एक शख्स या कोई इंडिविजुअल इंक्लूड नहीं होता, इसमें हर बंदा आ जाता है। अगर अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसमें बेसिकली इश्यूज होते हैं फॉर द एंटायर सोसाइटी। सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को कुछ इश्यूज जो है उनको देखना पड़ता है। अगर उनकी यहाँ पर बात की जाए तो उनको हम तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं, जिनमें एक हमारे पास आ जाती है प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम, दूसरी आ जाती है प्लान्ड इकोनॉमिक्स, और तीसरी हमारे पास आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। अब वन बाय वन इन तीनों के ऊपर बेटा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो स्लाइड आती है जिसका नाम है प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम। अगर प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम की बात की जाए तो प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर इसको आसान अल्फाज में हम कैपिटलिज्म का नाम देते हैं। इसमें कैपिटलिज्म यानी कि जो पैसेदार लोग होते हैं बेसिकली वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इस बिजनेस की अगर बात की जाए, इस तरह की इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास चार डिफरेंट तरह की बेटा मार्केट्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आती है जिसका नाम है प्योर कंपटीशन,
सेकंड आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर आती है ओलिगोपली, और फिर आखिर में हमारे पास आती है इसके अंदर मोनोपोली। जो बेटा वन बाय वन इन सारों को एक्सप्लेन करता हूं मैं अब आपके आगे। प्योर कंपटीशन की अगर बात की जाए तो प्योर कंपटीशन का दूसरा नाम जो है वो परफेक्ट कंपटीशन भी होता है, इसे बेटा परफेक्ट कंपटीशन का नाम भी दिया जाता है। अब इन सारों के दरमियान कंपैरिजन क्या है, इनके अंदर फर्क क्या है, वो फर्क अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आया हुआ है। अगर बात की जाए नंबर ऑफ यहाँ पर इनके कंपेटिटर्स की, या नंबर ऑफ बायर्स जो है वो बायर्स की बात की जाए, इसको चीज को सॉरी सेलर्स की बात की जाए, इसको बनाने वाले मार्केट के अंदर कितने लोग हैं, तो बेटा पहली बात तो ये है कि जब प्योर कंपटीशन होता है इसमें लातादाद लोग होते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, इसमें कोई एक बंदा नहीं होता, अनलिमिटेड लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो आप लोगों के पाए जाते हैं। इसीलिए से यहाँ पर जो वर्ड यूज किया हुआ वो मैनी। अब मैनी में कई कई कितने कई, कोई यहाँ पे इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि जी 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे, 90 होंगे, कितने होंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर बात की जाए तो फ्यू टू मैनी, यानी कि ऊपर हमने बात की बहुत ज्यादा लोग हैं, यहाँ पर हम कहेंगे बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा से थोड़े से कम, इसकी हम यहाँ पर अब लिमिट लगा देंगे, यहाँ पर थोड़े से कम हो जाएंगे बंदे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओलिगोपली। ओलिगोपली में हम कहते हैं फ्यू, कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों से ज्यादा लोग नहीं होंगे। और मोनोपोली की अगर बात की जाए तो मोनोपोली ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर कोई आप लोगों का कंपेटिटर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होता। अब अगर अगली बात की जाए इनमें किसी भी नई फर्म के आने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो प्योर परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसे हम प्योर कंपटीशन का भी नाम देते हैं, इसमें कोई भी फर्म आ भी सकती है और जा भी सकती है, उसके आने या जाने के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है उसके अंदर उसने लिखा हुआ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें वो कह रहा है समवट डिफिकल्ट, कहता है इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, इसमें कोई भी फर्म आ सकती है, बस उसको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद लिखा हुआ है ओलिगोपली। ओलिगोपली की बेटा अगर बात की जाए तो ये डिफिकल्ट होती है, इसके अंदर हर बंदा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यू कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों ने ही अपनी गुड्स जो है वहां पर अपनी सर्विसेज फराहम करनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो आ जाती है जो मोनोपोली से रिलेटेड है, मोनोपोली के अंदर बता रहा है, कहता है ये सारी की सारी अगर बात की जाए तो इसमें होता ही एक बंदा है, और वो नॉर्मली इसके अंदर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स आप लोगों के ज्यादातर आते हैं, तो गवर्नमेंट के अपने रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से हर बंदा इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। आगे जाने से पहले एक बात आप लोगों को इसके अंदर बता दूं कि प्योर कंपटीशन के अंदर अगर हम लोग बात करें या ओलिगोपली की बात करें या मोनोपोलिस्टिक की बात करें या हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, तो बेटा इन चारों के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं। अब डिपेंड कर रहा होता है मार्केट के ऊपर कि हम किस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, जिस मार्केट के अंदर हम लोग सर्वाइव कर रहे होंगे उस मार्केट के मुताबिक जो है हमें वहां पर फैसिलिटी मिलेगी। इसी तरीके के साथ अगले नंबर पे कह रहा है सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स, अगर इनकी जो चीजें ये बनाते हैं, जो खिदमात जो ये देते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो जो प्योर कंपटीशन है उसके अंदर जो चीज होती है वो हमेशा सेम होती है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई इतना खास फर्क नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात की जाए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ये थोड़ी सी जो है वो सेम चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ओलिगोपली भी जो है वो कुछ हद तक चीजें जो है वो आप लोगों की सेम होती हैं। और अगर आखिरी में बात की जाए मोनोपोली की, तो मोनोपोली के बारे में से यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें वो आप लोगों को बता रहा है, कहता है कंसीडरेबल इज अ प्योर मोनोपोली। उसके अगले नंबर पे कह रहा है, कहता है लिटिल इन रेगुलेट मोनोपोली। कहते हैं कि अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो चीज होती है वो बिल्कुल मार्केट से हटके बिल्कुल सारी की सारी वो डिफरेंट होती है, इसके अंदर उस तरह की चीजें नहीं होती है, किसी किस्म का जो है वो कह लें कि कोई डुप्लीकेट वगैरह नहीं होता। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल से ही आपको जल्दी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको ये वाली एग्जांपल नहीं, मैं आपको दूसरी एग्जांपल जिसके अंदर दे देता हूँ। सबसे पहले मोनोपोली की एग्जांपल दे देता हूँ। मोनोपोली की एग्जांपल इस वक्त बेटा हमारे पास जो सबसे बढ़िया वो इलेक्ट्रिसिटी की है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आज वापडा वाले फी यूनिट जो है वो उसका रेट कर दे 200 रुपया, तो हम बाउंड है उसको 200 रुपए के ऊपर खरीदने के लिए, तो दैट्स अ मोनोपोली। इसे हम लोग नाम देते हैं कि ये मोनोपोली आप लोगों की कहलाती है। ओलिगोपोली में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आप लोगों की एयरलाइंस आ जाती हैं। एयरलाइंस हवाई जहाज वगैरह जो है, अब जारी बात है हमारे मुल्क में हवाई जहाज जो यहाँ पर कंपनियां काम कर रही हैं वो बड़ी लिमिटेड सी हैं। अब वो लिमिटेड कंपनी अगर अपनी प्राइसेस को भी हम लोग यहाँ पर उनकी देखें तो उनकी प्राइसेस के अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, माइनर सा फर्क होता है और बड़ी लिमिटेड सी है। तो ओलिगोपोली की जो एग्जांपल है वो आप लोगों के पास यहाँ पर इस चीज की आ जाती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो आता है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर बात की जाए तो जितने भी आपके मुल्क के अंदर यहाँ पे फिटनेस क्लब, जिनको हम आसान अल्फाज में जिम वगैरह का नाम देते हैं, वो सारे के सारे इसके एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं। काफी सारी जगहों पे आप लोगों के ये क्लब वगैरह ओपन हुए हैं। और आखिर में यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन की बात की जाए तो प्योर कंपटीशन हमेशा जो है वो ऐसी चीजों के साथ होता है जिसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लाइक सोप बनाने वाली बेशुमार कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, किसी एक कंपनी का सोप जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, बेशुमार क्या है। तो जो तीन अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी, एक हमारे पास होती है
जिसका नाम है प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम। तो प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर हमारे पास आगे से 4 इदारे आते हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारे पास होता है प्योर कंपटीशन, जिसका दूसरा नाम परफेक्ट कंपटीशन है, फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर ओलिगोपोली और फिर मोनोपोली। अब आसान अल्फाज में सबको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मोनोपोली में चीज बनाने वाला हमेशा एक शख्स होगा, खरीदने वाले तादाद में लातादाद होंगे, वो जो चीज की कीमत रखना चाहे वो रख सकता है वहां पर। अगले नंबर पे आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की बात करें तो चीज बनाने वाले तादाद में थोड़े से ज्यादा होंगे। इस मार्केट में किसी भी नए बंदे को आने की इजाजत नहीं होती, आना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इसके अंदर मुश्किल होता है। नॉर्मली जो यहाँ पर चीजें बनाई जा रही होती हैं वो कुछ हद तक सिमिलर भी होती हैं और कुछ हद तक डिफरेंट भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो नंबर ऑफ आप लोगों के जो बायर्स हैं, जिन्हें हम कंपेटिटर्स भी कहते हैं, उनकी तादाद ओलिगोपोली की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहाँ पर जो चीजें बनाई जा रही होती हैं वो चीजें आप लोगों की डिफरेंट ही होती हैं, वो सिमिलर नहीं होती हैं, वो डिफरेंट चीजें आप लोगों की होती हैं। और यहाँ पर किसी भी नई फर्म के अगर आने की बात की जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा उसके लिए टफ काम होता है। उसके बाद वो मार्केट के अंदर सर्वाइव यहाँ पर कर सकती है। और आखिरी में आप लोगों के पास आता है जिसका नाम है प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन। ऐसी मार्केट के लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है जिस मार्केट में चीज बनाने वाले तादाद में लातादाद लोग हों और चीज खरीदने वाले भी लातादाद लोग हों, और यहाँ पर जो चीज बनाई जाती है वो हमेशा होमोजीनियस यानी कि एक जैसी चीजें होंगी। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने भी आपको दी भी थी, वो सोप कंपनी की है। तो बेटा ये 4 मार्केट्स आप लोगों की आती हैं प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर। इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मली प्राइवेट लोगों की तरफ से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक्स। प्लान्ड इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्लान्ड इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो हमारे पास 2 तरह के इदारे होते हैं, या 2 तरह से इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले होता है कम्युनिज्म और दूसरा होता है हमारे पास सोशलिज्म। कम्युनिज्म की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कम्युनिज्म से मुराद बेसिकली वो तमाम इदारे जिनका 100% जो कंट्रोल है उस मुल्क की गवर्नमेंट के पास होता है। अब कम्युनिज्म की अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो कम्युनिज्म ये कहता है कि किसी भी शख्स या किसी भी बंदा उसकी जो जरूरत है ना उसको पैसे उतनी दिए जाए। लाइक मैं कहता हूं मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। अब 1000 रुपए की जरूरत के अगेंस्ट चाहे मैंने काम 10 रुपए का किया हो, चाहे काम मैंने 200 रुपए का किया हो, चाहे काम मैंने 10,000 का किया हो, मुझे मिलेंगे कितने? मुझे 1000 ही मिलेगा। ये कम्युनिज्म की अप्रोच है। अगर सोशलिज्म की बात की जाए तो सोशलिज्म ये कहता है कि आपने जितना काम किया होगा पैसे भी आपको उतने ही मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड उतना वहां पर पे किया जाएगा। और यहां पर नॉर्मली होता ही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर दे देती है, और जो फिर प्राइवेट आगे से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यहाँ पर अपना होल्ड लेकर चलती हैं, उसको अपने तरीके से लेकर यहाँ पर आगे इसको रन करती हैं। तो दोनों की जो लॉजिक है ना वो कुछ हद तक सेम भी है और माइनस है, इसके अंदर डिफरेंस है। मैं दोबारा दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। कम्युनिज्म की अप्रोच में ये होता है कि आपने जितनी एफर्ट की हो आपको उस एफर्ट को नहीं देखा जाता, सिर्फ आपकी जो है वहां पे डिमांड देखी जाती है। लाइक जैसे मैंने भी कहा कि मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, तो मैंने चाहे काम 100 का किया हो, चाहे 200 का किया हो, चाहे 10,000 का किया हो, चाहे लाख का किया हो, मुझे उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड कितने का मिलना है? 1000 रुपए का ही मिलना है। सोशलिज्म की अप्रोच क्या कहती है कि अगर मैंने काम किया है 10 रुपए का तो जो रिवॉर्ड है वो कितने का मिलेगा? 10 रुपए का ही मिलेगा। अगर 100 का किया है तो जो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? वो 100 में। अगर 10,000 का किया है तो वो 10,000 का मिलना चाहिए। तो दोनों की अप्रोच में ये थोड़ा सा जो है वो चेंज आ जाता है। और जो तीसरी हमारे पास बेटा टाइप आती है उस टाइप का नाम है विद द नेम ऑफ मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमिक्स। मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो ये आप लोगों के प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम और प्लान्ड इकोनॉमिक्स दोनों का जो है वो बेटा मिक्सचर है। अगर दोनों के फीचर्स को हम लोग यहाँ पे दोनों को पकड़ के मिक्स कर दें तो देन उसे हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं कि वो आपकी मिक्स मार्केट इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आती है वो आप लोगों के पास पीटीसीएल है। पीटीसीएल का जो इदारा है बेसिकली गवर्नमेंट का इदारा था। जिस वक्त गवर्नमेंट से वो इदारा नहीं चल सकता था, गवर्नमेंट ने उस इदारे के मेजोरिटी शेयर जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर दिए, और जब उन्होंने उसको सेल आउट किया तो वो अब इस वक्त ओनरशिप हो चुकी है प्राइवेट लोगों की। तो ऐसा कोई भी इदारा जो गवर्नमेंट ने रन किया हो, गवर्नमेंट ने उसको स्टार्ट किया हो, गवर्नमेंट के इदारों को नॉर्मली हम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस का भी यहाँ पर जो है वो नाम देते हैं, वो पब्लिक हमारी कंपनीज होती हैं। अगर उसके जो शेयर्स हैं हम आगे से सेल आउट कर देते हैं किसी प्राइवेट इदारे को, और प्राइवेट इदारा फिर उसको आगे से रन कर रहा हो, तो बेटा उसे हम लोग यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं। अभी आप लोग यहां तक अपने टॉपिक को जो है वो बेटा रखिएगा, उसके बाद फिर आगे आपको नेक्स्ट में जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगा।